नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, यहां तक टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि हम अमीरों के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो गरीबों के लिए भी हैं। आखिर क्या हो गया है? देखिए, अभी जो स्थिति है देश में, टेम्परामेंट लोगों का एक तरह से कहीं बहुत उबाल पे है। और जब देश की जनता एक्सपेक्ट करती है कि जो उसका राजा है वह उनके लहू से खेलने वाले व्यक्ति के साथ कड़ाई से निपटे, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश भी या अदालत भी इन चीजों से कहते हैं इग्नोर नहीं कर सकती है। जो मानव मस्तिष्क इस समय उबाल पे है, देश की जनता का खून खौल रहा है उस 28 लोगों की नृशंस हत्या पे, कायराना हत्या जो हुई है, तो उस जो बौखलाहट है उसको अदालत इग्नोर नहीं कर सकती। अदालत इस तरह के कोई भी फैसले इस समय देती है जो कि कहीं से सरकार को उपदेश देने वाले होते हैं। कहते हैं ना कि जहां से दिल्ली बैठी है और जहां बॉर्डर है, दोनों में है तो बहुत दूरी, लेकिन जब आप दिल्ली बैठ करके उपदेश देते हो तो व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर एसी कमरों में बैठ करके उपदेश देना तो आसान है, लेकिन जब रात के 12-1 बजे तक बैठ करके सरकार मंथन कर रही है कि किस तरह से दुश्मन से निपटा जाए, किस तरह से दुश्मन के सैन्य ठिकानों की मतलब निशानदेही की जाए, जिसको तबाह किया जाए, इन सब चीजों को अगर कहीं से भी कोई भी संस्था आकर के बीच में दखल देगी जिससे कि कार्य प्रभावित होता है, जो कि बड़े गोपनीय तरीके से होता है। आपको पता है कि किसी दुश्मन मुल्क पर हमला जो है टीवी में ब्रीफिंग करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दी जाती है। यह बहुत ही अभिनय का खेल है, मैं तो इसे कहूंगा अभिनय का खेल है। अगर देश का राजा मौन है, अपने नित्य काम रोज कर रहा है जिसमें उसके ऊपर लग रहा है कि कोई दबाव ही नहीं है, तो ऐसे एक अनुभवी राजा ही किसी दुश्मन का सही तरीके से इलाज कर सकता है। एक जो कहते हैं ना कि जो अपना यूक्रेन वाला है जो टी शर्ट में घूमता है, इस तरह से राजा का चरित्र नहीं होता है। राजा का चरित्र होता है कि अपने जहां उद्घाटन करने वहां करना है, जहां चुनावी रैलियां करनी है वहां करेगा, और इस तरह से सब करते हुए हमेशा उसके दिमाग में चल रहा है वह खून जो हमारे भारतीयों का बहा है उसका हिसाब कैसे किया जाए। उस हिसाब को करने का इस समय मैं तो कहता हूं ये 5 जो बैठे हुए हैं ना, हमारे 3 सेनापति और 2 अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इन 5 लोगों के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात चल रही है, लेकिन चेहरे पे कहीं किसी के नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है, और उस लंबे अनुभव के नाते जनता का पूरा सपोर्ट आज की तारीख में है। और वह सपोर्ट ही है कि माननीय न्यायाधीशों को भी, चाहे जहां कहीं के भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ ऐसा भी बोलेंगे तो निश्चित ही हम एक तो अपने पद की गरिमा भी खोएंगे, और दूसरे जनता का जो बौखलाहट है वह पाकिस्तान की तरफ से उल्टे जो है हमारे तरफ भी आ सकती है। और ऐसी स्थिति में लगता है कि सरकार के खिलाफ उपदेश देने से बचना चाहिए किसी तरह से। अगर कहीं कोई लीगल फैक्ट है जिसपे कुछ सरकार को कहा जा सकता है तो कहा जाएगा, डेफिनेटली कहा जाएगा, लेकिन ऐसे मामले जहां पर कि लगता है कि सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए, तो वहां पर अदालत भी इस चीज को समझ रही है। सर, अभी एक दिन पहले पहलगाम के मामले पर कि न्यायिक जांच हो, ऐसे जांच पड़ताल की जाए, सरकार को दिशा निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जजों की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाए, इस तरह की एक याचिका दायर की गई थी। उसको भी सिरे से नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उल्टे फटकार लगाई याचिकाकर्ता को, और साथ ही साथ ये भी कहा कि राष्ट्रहित के ये मामले, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहा कि हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जो इस तरह के मामलों की जांच के आदेश दें। तो चलिए, पहलगाम के मामले पर तो कहा, लेकिन फिर सर यही जज महोदय हैं जिन्होंने जस्टिस वर्मा के मामले में तो 3-3 जजों की कमेटी बनाकर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के आदेश भी दे दिए थे। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। नहीं, जस्टिस वर्मा के समय और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है, और सबसे बड़ा अंतर ये है कि बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है उसने जो है कहीं न कहीं अदालत को मजबूर कर दिया है कि ऐसे मामलों में जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सीधे सीधे जुड़ी हुई है उसमें दखल ना दिया जाए। मैं यह चीज
इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा के मामले में देखें तो 3 जजों की पीठ बनी, उन्होंने जांच किया और अभी क्या किया किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर फॉर इंस्टांस एक भी कदम सुप्रीम कोर्ट इस समय या हाई कोर्ट कहीं आगे बढ़ा दे जिसमें कहे कि पहलगाम मामले की ऐसी जांच होनी चाहिए, वैसी जांच होनी चाहिए, तो क्या होगा? उस क्लिप को काटा जाएगा, उस क्लिप को यूएन हेडक्वार्टर पे लगाया जाएगा, लंदन में कुछ लोग बैठे होंगे वो लोग भी उसको लेके बैठ जाएंगे, कनाडा में कुछ लोग बैठे होंगे वो भी लेके बैठ जाएंगे, इस्लामाबाद लाहौर में तो बैठेंगे ही बैठेंगे, और हो सकता है कि हमारे हैदराबाद में भी कुछ लोग निकल जाए फ्राइडे के दिन कि देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और जांच में जो है शक किया है। एक शक का शब्द शाह कहते ही बता रहा हूं कि जो लड़ाई इस समय सारी बंदूकें हमारी पाकिस्तान की तरफ तनी हुई हैं, वह जो है घुमाने के लिए पाकिस्तान को एक मसाला मिल जाएगा हमारी एजेंसीज पे सवाल उठाने का। आज भी ऐसे जाहिल लोग बैठे हुए इस देश में जो कहते हैं कि पुलवामा हमला एक साजिश था, उसमें पाकिस्तान का रोल नहीं था। और क्यों कहूं, कुछ हमारे विपक्ष में ही बैठे हुए लोग हैं। पुलवामा जैसे इसमें जहां पे हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो उसी चीज को यहां भी दोहराने की कोशिश हो रही है। और आपने देखा कि जब 26/11 हुआ मुंबई में, तो हिंदू टेरर की थ्योरी बैठा दी गई। आज अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा भी दखल दे देगी, 1% के लिए भी, उस चीज को यूएन के हेडक्वार्टर पे कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा लेकर के और कनाडा का झंडा लेके बैठ जाएंगे कि निर्दोष पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है। और भारतीय एजेंसी ये चीज कह रही है। भारतीय एजेंसी कहे चाहे ना कहे, एक शब्द सिर्फ नोटिस का 3 अक्षर लिखने में, इश्यू नोटिस टू द रेस्पोंडेंट टू फाइल काउंटर, इतना कह देने पे ही विपक्ष को और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को मसाला मिल जाएगा। तो न्यायाधीश भी इस चीज को समझ रहे हैं। कहते हैं ना, वार का सिचुएशन ऐसा होता है जब हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क है। संदीप जी, क्या आपको लगता है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर बड़े सवाल उठे? ये सवाल उठे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ही पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करवाना पड़ा। अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे थे। इसकी आंच भी तो महसूस करते होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। क्या इस वजह से भी उनके तेवरों में थोड़ा बदलाव आया? देखिए, इस चीज के साथ साथ अभी जब से ये आदेश हुआ कि डिपोर्ट किया जाए पाकिस्तानियों को, क्या निकल के आ रहा है कि सबके आधार बन गए हैं, यहाँ पे पासपोर्ट बन गए हैं, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो गए हैं। कुछ तो बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहा है, कल को नौकरी भी ज्वाइन कर लेता। कोई क्रिकेटर था 17 साल से रह रहा है भारत में। तो 370 हटने के पहले की स्थिति और 370 के बाद की स्थिति में सबसे बड़ा जो अंतर आया है, आखिर क्यों 370 का विरोध हो रहा था कि 370 रहना ही चाहिए? इसीलिए कि जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड थी, जो कहते हैं कि उनको रियासत का दर्जा मिला हुआ था, उसमें उन्होंने कई पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर का नागरिक बैकडोर से बना दिया और वह सीआरपीएफ में घुस गए, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में घुस गए, यहां पाकिस्तान में शादियां कर ली, पीओके में शादियां कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे यहाँ के नागरिक हो गए। बेंगलुरु में नौकरी कर ली बच्चों ने, दिल्ली में नौकरी कर ली, पता चला मदर जो है पाकिस्तानी है, फादर इंडियन बना हुआ। यह सब हुआ क्यों? आखिर यह सब चीजें इतनी आसानी से बाकी के राज्यों में क्यों नहीं हुई? रीजन वो था कि जो 370 था, जिसमें भारत सरकार को दखल देने का हक ही नहीं था, और वह जब 370 हटा है तब भारत सरकार को पावर मिली कि इन सब मामलों में दखल दे पाए। और उसी का नतीजा है कि जो ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि देखो, आप क्या मानते हो, अगर ये चीज होती कि यूटी नहीं होता जम्मू कश्मीर, तो आपको लगता है कि कश्मीर से ये सब चीजें निकल के सामने आ पाती? अब साहब, अगर जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री होते तो उनकी पावर आप समझ सकते हैं। केंद्र सरकार की तो कोई दाल ही नहीं गलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप ये देखिए ना कि एक पुलिस में भर्ती हुई है जो 26 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी कर रहा था, उसकी जो पत्नी है वो पाकिस्तान की है,
फिर सीआरपीएफ का एक जवान। सर ये हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, इनमें पाकिस्तान की महिलाओं के साथ शादी करने वाले लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं? अब तो वो सीआरपीएफ का जवान है, उसके खिलाफ आदेश आ गया कि कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीएफ को पता ही नहीं था, आला अधिकारियों को पता ही नहीं था कि उसने एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली। ये मामला तो अभी सामने आया। बिल्कुल, सीसीएस रूल्स तो ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत देनी चाहिए थी। अगर आपने कोई ऐसे मुल्क के कहीं भी शादी की है, भारतीय नागरिक के अलावा कहीं भी आपने अगर शादी की है, तो आपको इंटीमेशन इसकी अपनी गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 370 का विरोध इसीलिए हो रहा था, और ये 370 के बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं। मोदी जी ने जो रोका ना कि इनको भेजो, और स्टेटहुड अगर सोचिए कहीं क्लॉक ऐसे सेट हुई होती, अभी तक जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल हो चुका होता। तो आज क्या होता? आज केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। सारी मेहनत जो पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में की गई है कश्मीर में, उस पर पानी पड़ जाता। क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री वहां पे होता श्रीनगर में, वो सीधे कहता हमारे यहाँ तो एक भी पाकिस्तानी है ही नहीं, सब तो भारतीय है। वो झारखंड वाला बोलता है ना कि, झारखंड वाला कहता है ना कि बांग्लादेश का कोई भी नागरिक हमारे यहाँ नहीं है। झारखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा था संसद में, उसके बाद जवाब तो यही आया था। तो मैं तो बता रहा हूं कि स्टेटहुड के लिए पागलपन इसीलिए थी कि जितने जल्दी स्टेटहुड मिलेगा, जिस चीजों से राख पर से हटाई जा सकती थी या साफ की जा सकती थी, उसको जो है फिर से हम ढक पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कहते हैं सेल्फ गोल मारना पाकिस्तान की आदत है। पाकिस्तान ने एक ऐसा कांड कर दिया कि जो स्टेटहुड मिल सकता था, शायद मैं बिल्कुल कंफर्म था कि अगर चीजें शांति से होती तो शायद 6 महीने साल भर के अंदर जम्मू कश्मीर को पुनः वापसी देने में कोई केंद्र सरकार को भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस घटना ने, पहलगाम की घटना ने केंद्र सरकार के लिए यह अब अनिवार्य कर दिया है कि अभी निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर किसी भी तरह से जो है राज्य पूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। पूर्ण राज्य जैसे बाकी के राज्य हैं उस तरह से नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज आज नहीं हो पाती। आप समझिए, पहलगाम जैसी घटना हुई, उसके पीछे भी रीजन यही है। हो सकता है कि जो लोग पकड़े गए हैं आतंकवादी या जिनका नाम आ रहा है, अभी और लोग भी निकले जिनके बारे में पता चले को जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, उनका जब बैकग्राउंड डेटा चेक किया जाए तो हो सकता है पीओके के निकले। भाई 17 साल 18 साल 20 साल से रह रहे हो श्रीनगर में, कौन उनसे पूछने वाला था कि तुम्हारा आधार जब बन गया तो तुम रहो ना शान से, क्या करना है? वहां 100 रुपए किलो आटा या 20 रुपए किलो आटा है, क्या जरूरत है? खाना और उसके बाद फट जाना। जब टारगेट यही है कि तुम्हें मतलब जेनोसाइड ही करना है किसी तरह से, तो आतंकी तो 5 साल की उम्र से तैयार कर देते हैं ये, और उसी के लिए तैयार करते हैं 5 साल में भारत चले जाओ, 20-22 साल के हो के अपना टारगेट पूरा कर लेना। और आपने देखा, एक वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, जिसमें एक व्यक्ति से कहा गया कि आप अपने भाई को बोलिए कि वो टेररिज्म का रास्ता छोड़े और सरेंडर करे। तो उसने कहा कि 2-3 साल पहले 4 साल पहले घर छोड़ के चला गया था, अब वो जिस रास्ते पे चला गया है उसको वही पसंद था, अल्लाह के रास्ते पे चला गया है, मैं इस पे क्या कर सकती हूँ। तो जब तक ये चीज नहीं पता चलेगा कि जिस रास्ते पे आप लोगों का खून पी रहे हैं, लोगों के साथ जेनोसाइड कर रहे हैं, वह अल्लाह का रास्ता नहीं हो सकता है। अल्लाह सही मामले में वह है जहां अमन और शांति हो। दुर्भाग्य से कश्मीर अमन शांति आई थी, लोगों को एक उम्मीद जगी थी, लेकिन थोड़े देर के लिए एक बादल तो आ ही गए हैं पहलगाम की घटना से जो है। पर सर, जब सरकार ने ये आदेश दे दिया कि जितने भी पाकिस्तानी किसी भी तरह के वीजा पर भारत में, उन सबको तुरंत देश छोड़ना चाहिए, उसके बाद बहुत सारे मामले अदालतों में पहुंचे। बेंगलुरु की एक फैमिली है, 6 सदस्य हैं, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उनके भी डिपोर्टेशन पर फिलहाल रोक लग गई है। फिर ये जो सीआरपीएफ का जवान है, इसकी पत्नी के डिपोर्टेशन के मामले में वो तो सीमा तक पहुंच गई थी, वापस बुलाया गया, वो मामला भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में है। फिर एक जम्मू कश्मीर पुलिस वाला है, उसका मामला भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, इन सब में स्टे लगा दिया गया। तो जो केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया सर, उसके ऊपर क्या कोर्ट को इन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए? क्या उसके दायरे में ये आता है, या राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र ऊपर है, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसको देखते हुए इन मामलों की सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, मेरा तो, अगर मेरा पर्सनल आप कहेंगी तो मैं तो कहूँगा ऐसे मामलों में दखल देने से हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट दोनों को बचना चाहिए था।
और मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब सॉलिसिटर जनरल साहब खड़े होते हैं तो अंडरटेकिंग क्यों देने लगते हैं। अंडरटेकिंग देने लगे हम जो है कोएर्सिव स्टेप नहीं लेंगे जब तक कि डॉक्यूमेंट इनके वेरीफाई नहीं हो जाते। भाई इस तरह के हिला हवाली वाले डिसीजन क्यों ले रहे हो कोर्ट में? आप बोलो, दमदारी से अपनी बात रखो ना। वी आर इन वार लाइक सिचुएशन, वी कांट अलाउ दिस, आई एम सॉरी। आपको कहना चाहिए इस तरह से। आप करो नहीं जी, हम इनका वीजा चेक, आधार चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, फर्जी है कि नहीं है, और तब तक के लिए हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो मेहता साहब, आपको ये अंडरटेकिंग देने के लिए रखा गया है क्या केंद्र सरकार के द्वारा कि हर जगह केंद्र सरकार का पैर आप फंसाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप स्पष्ट तरह से बात नहीं रख सकते तो किसी दूसरे को आगे करिए। आपने वक्फ वाले में भी फंसा दिया अंडरटेकिंग दे करके, यहां भी फंसा दिया। ये जो फैसला हुआ है, आप जो कह रही हैं, इसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं, इसको आगे की तरह बाकी लोग ना चले आए इसी के पैरिटी पे मांग करते हुए हमारे पास जो है ये चीज कही है अदालत ने, एक राइडर लगाया है कि दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन मेहता साहब ने अंडरटेकिंग दी है कि हम इनके चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, और जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते हैं कि आधार सही है कि नहीं, पासपोर्ट सही है कि नहीं, और तब तक के लिए हम इनको खिलाफ कोई कोएर्सिव नहीं करेंगे जी। ये क्या कर रहे हो आप वार लाइक सिचुएशन में हो, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात कड़ाई रखो, सुप्रीम कोर्ट को जो करना हो करे। अगर कोई अवैध है तो अगर कुछ था नहीं तो ये मामला बॉर्डर तक पहुंचा क्यों? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में लीगल टीम को भी चीजों को अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा निभाना चाहिए, क्योंकि सारी बात अदालत पे नहीं टाल देना चाहिए। अब बताइए, अगर केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, लॉ ऑफिसर आकर के कोर्ट के सामने इस तरह का बयान देगा तो अदालत क्या फैसला देगी कि अच्छा जांच मत करो, सीधे भेज दो। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि कड़ाई से पेश आइए, अदालत में केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट तौर पे रखिए, कहीं भी उसमें लाग लपेट वाली बातें ना हो। जिस तरह से मोदी जी स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, अमित शाह जी स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, योगी जी, आदित्यनाथ जी बोलते हैं, उसी तरह से अदालत में भी आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहिए। अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार का यह स्टैंड है तो स्टैंड रखिए, लेकिन अपना स्टैंड आप इसमें ऐड मत करिए कि नहीं जी हम अंडरटेकिंग दे देते हैं। इस तरह की अंडरटेकिंग से कोई बड़ा नुकसान भी देश का हो सकता है। बिल्कुल सर, एक चीज ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि चलिए ये जो बेंगलुरु की फैमिली है, इनके पास तो पासपोर्ट भी इंडिया का है, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी नागरिक है, वो जो सीआरपीएफ का जवान है, उसकी वाइफ, वो तो पाकिस्तानी नागरिक है, वीजा पर आई थी, वीजा खत्म हो गया, गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रही थी, उसका मामला भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहुंच गया। बीजेपी के ही एक प्रवक्ता है वहां पर, उन्होंने उसकी पैरवी की। तो एक पाकिस्तानी नागरिक को भारत की अदालतों में क्या गुहार लगाने का अधिकार है या नहीं? इस पर क्या कहा जाए, पाकिस्तान, भारत के नागरिकों को हो चाहे ना हो, अखबार की सुर्खियां बनने के लिए कभी कभी पाकिस्तानियों को कुछ ज्यादा ही अधिकार मिल जाते हैं। हो सकता है वीर जारा मूवी देख करके कुछ प्रभावित हो गए हों ज्यादा ही, क्योंकि वीर जारा में देखा आपने जिस तरह से अदालत लगी वहां पर, जिस तरह से सब कुछ हुआ, तो यहाँ भी लोगों को मन करता हो कि वीर जारा टाइप की सुनवाई जो है यहाँ भी हो, भारत में भी हो। लेकिन उस समय गाना जो चलता था कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, अगर आपको याद हो उस फिल्म में, हमारा देश आज वैसा नहीं है। तुम भिखारी हो, तुम कटोरा लेके घूम रहे हो, और हम आज की तारीख में फ्रांस को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 500-500 जहाज ऑर्डर कर रहे हैं, हम 63,000 करोड़ के रफेल ऑर्डर कर रहे हैं, और तुम आईएमएफ के सामने भीख मांग रहे हो। तो जो गाना वो बनाया था जिस किसी ने भी कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, नहीं जी, वो गाना उस समय के लिए था, आज उस गाने को कूड़ेदान में डाल दो। आज हमारा देश उस भिखारी, उसकी औकात वही है कि जो मस्जिद के सामने बाहर कटोरा लेके बैठे होते हैं, वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हमारा बॉलीवुड भी इस तरह से पलट चुका है। आज ऐसे गीत अगर बनेंगे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस से ऐसे पिटेगी जिसको कोई देखने के लिए भी नहीं जाएगा। सर, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अभी पेगासस वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था, पिछले एक हफ्ते के मामले है। पेगासस वाले मामले में कितना हो हल्ला मचाया था राहुल गांधी ने,
विदेश में जाकर बोलते थे मेरे उसमें मोबाइल के डिवाइस में देखिए स्पाईवेयर लगा हुआ है, मेरी जासूसी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, कहा राष्ट्रहित में ये नहीं किया जा सकता और जासूसी पर पूरी रोक भी नहीं लगाई जा सकती। अगर कोई संदेह के घेरे में है तो जासूसी करवाई जा सकती है। ये भी तो बदले हुए अंजू जी, सुप्रीम कोर्ट दो जानती है कि यह देश एक राहुल गांधी तो झेल सकता है, दो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह देश सुसाइड कर लेगा। दूसरा राहुल गांधी यह देश नहीं झेल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे लोग समझे कि दिल्ली में जो 34 लोग बैठे हैं यह भी राहुल गांधी हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां देश के लिए बात है वहां पर भाई उतना ही बोलो जितना कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अनुमन्य है। उससे बियॉन्ड जाकर के केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, एजेंसीज को, फोर्सेज को किसी भी तरह से जो है कहें कि दखल देना जो है एक तरह से कहें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। और यह बात हमारे माननीय समझ चुके हैं, खासकर पुलवामा पहलगाम हमले के बाद से जो है। और शायद इसीलिए संदीप जी हमारे माननीयों के बोलने का अंदाज, किसी भी मामले को देखने का अंदाज बदल गया है। और हम मानकर चलते हैं कि न्यायपालिका पर जो आरोप लगता है कि विधायिका के मामलों में वो दखल देते हैं, कम से कम यहाँ पर आकर शायद वो लक्ष्मण रेखा तय हो गई है कि अब न्यायपालिका कम से कम विधायिका के मामलों में दखल नहीं देगी पहलगाम के इस आतंकवादी हमले के बाद। आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। अंजू जी।